बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम टू द सेकंड ईयर। आपका बायोलॉजी पार्ट 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस जो है ये पूरा प्रोसेस है, पूरा एक फिनोमेना है। इसके अंदर 3 प्रोसेसेस शामिल हैं। ठीक है जी। होमियोस्टेसिस में क्या होता है कि आप अपनी बॉडी के इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ मेंटेन करते हैं। देखिए, 2 तरह का इन्वायरमेंट है। एक इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब है बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी में वाटर लेवल, और एक एक्सटर्नल टेम्परेचर जो कि एक्सटर्नल होता है, आपके आउटर इन्वायरमेंट का होता है। उसके मुताबिक जब आप अपने आप को मेंटेन करते हैं तो उसे होमियोस्टेसिस कहते हैं। ठीक है जी। तो होमियोस्टेसिस में अगर हम देखें तो होमियोस्टेसिस में ये 4th लाइन पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड होमियोस्टेसिस। यानी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशंस कहते हैं अप एंड डाउन को, उतार चढ़ाव को। कभी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी पानी का लेवल कम होता है, पानी का लेवल ज़्यादा होता है। उसके मुताबिक जब हम अपने आप को मेंटेन रखते हैं तो उसको हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। तो होमियोस्टेसिस जो है इसमें स्टूडेंट्स 3 प्रोसेसेस शामिल हैं। ठीक है। ये 3 आपको बोल्ड डेफिनेशन नज़र आ रही हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो कहते हैं वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करना। ठीक है ना। ये देखें, यहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन लिखा हुआ है। इसके ऊपर वाली लाइन में द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट ऑफ सोल्यूट एंड वाटर। यानी 2 चीज़ों को आपने रेगुलेट करना है, सोल्यूट को और वाटर को, तो उसको आप कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। आपका पूरा चैप्टर इन्हीं 3 टॉपिक पे कंसिस्टेड है, तो वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे जाकर। तो मैकेनिज़्म, अब उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन के बाद आगे आ जाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन से क्या मुराद है? एक्सक्रीशन का मतलब है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, ये आपने 10th में भी पढ़ा था। एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। याद रखें, नाइट्रोजनस वेस्ट स्पेसिफिक हैं इन द केस ऑफ एक्सक्रीशन। नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से होते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। ये 3 किस्म के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। ठीक है ना। ये जो हमारा फीसिस होता है, फुजला, बड़ा पेशाब जिसे आप कहते हैं, वो सारे का सारा यूरिया होता है उसमें। तो तीसरे नंबर पे जो फिनोमेना आ रहा है वो है थर्मो रेगुलेशन। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विद इन टॉलरेबल रेंज। ये मेन वर्ड है जो आपने ज़रूर लिखना है। हमने बॉडी का टेम्परेचर इतना मेंटेन करना है कि हम जिंदा रह सकें, विद इन टॉलरेबल, काबिल बर्दाश्त। उसको आप क्या कहते हैं? थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ये थर्मो रेगुलेशन का फिनोमेना उसमें आ जाता है। देखें, इसी थर्मो रेगुलेशन की बेस पर एनिमल्स की 2 कैटेगरीज बेसिक की गई हैं, वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड में इंसान आ जाते हैं, मैमल्स और बर्ड्स, जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। जो मेंटेन नहीं रख सकते हैं, जिसमें फिशेस हैं, फ्रॉग हैं, स्नेक्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। अब येलो बॉक्स में देखें वो क्या लिखता है। कहता है होमियोस्टेसिस सेंट्रल रिक्वायरमेंट इन दी मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म विच compel the adaptation in the constant changing condition and contribute to the evolutionary processes। उसके evolutionary process को वो लेके चलता है। स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ आपने ये 4 डेफिनेशन करनी है, होमियोस्टेसिस की, ऑस्मो रेगुलेशन की, थर्मो रेगुलेशन की और एक्सक्रीशन की। इसके बाद आगे हम देखें तो ये आपके ग्राफ्स आपको दिखा रहा है। ये ग्राफ आपने एक्सप्लेन करना है। ये देखें, ये फ्लक्चुएशन इन द नैरो इन्वायरमेंट है, ये कंट्रोल सिस्टम है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये सेल के अंदर चेंजेस आ रही हैं। ये ऊपर में आप पढ़ें ज़रा इसको। तो इसमें वो आपको फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन यहाँ पर देता है, फीडबैक सिस्टम की। ये यहाँ से द रिसेप्टर्स डिटेक्ट द टेम्परेचर चेंज। अब रिसेप्टर क्या हैं हमारी बॉडी में? रिसेप्टर जो हैं वो हैं हमारी बॉडी में, ये जो आपके स्किन रिसेप्टर्स हैं, आपके ये जो बॉडी के टेम्परेचर को रिसीव करने वाले हैं, वो स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं। सर्दी गर्मी आपको महसूस होती है तो वहाँ से मैसेज आपकी बॉडी से होता हुआ सिग्नल टू द कंट्रोल सेंटर फॉर द एक्शन ऑफ द कूलिंग सिस्टम।
अब कंट्रोल सेंटर कौन सा है? आपका नर्वस सिस्टम। आपके ब्रेन में ये मैसेज आता है, वो ब्रेन जो है वो वहाँ से स्वेट ग्लैंड को एक्टिव करता है। स्वेट समझते हैं, पसीना आना, ठीक है ना। हमारी बॉडी में, हमारे स्किन में स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ये स्वेट ग्लैंड उस गर्मी को महसूस करते हैं, इनको डायरेक्शन आपका कंट्रोल सेंटर देता है। कंट्रोल सेंटर से क्या मुराद है? आपका ब्रेन। तो ब्रेन से मैसेज जो है वो स्वेट ग्लैंड को जाता है, स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाती हैं और स्वेट ग्लैंड क्या करती हैं? वहाँ पर कूलिंग इफेक्ट देते हैं। पसीना निकलने से आपकी बॉडी से हीट निकलती है, ये आपने बात ज़हन में रखनी है। जिन एनिमल्स की बॉडी पे स्वेट ग्लैंड नहीं होते वो अपने वो हाँकते रहते हैं। ये जो डॉग्स होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर स्वेट ग्लैंड नहीं होते, तो लिहाजा ये अपने मुंह से और नाक से ये फिर हीट खारिज करते हैं। इसीलिए आप इनको देखते हैं कि ये स्वेटिंग के दौरान जो है वो कर रहे होते हैं, उसमें जब सांस ले रहे होते हैं तो इन्होंने अपना मुंह खोला हुआ होता है। तो हमारी बॉडी से हीट का किसकी मदद से निकलती है? स्वेट ग्लैंड की मदद से। जब हीट पसीना निकलता है तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में से टेम्परेचर निकल रहा है। और आपको पता है कि स्वेट कब होता है, गर्मियों में या सर्दियों में? डेफिनेटली गर्मी में होता है। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर, वैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर फ़िक्स है 37 डिग्री सेल्सियस। जब वो 37 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, टेम्परेचर बॉडी में ज़्यादा होने लगता है, तो फिर उसके बाद जो है उसको ये एडजस्ट करते हैं, इसमें टेम्परेचर को लेके जाते हैं, टेम्परेचर को वो स्वेट ग्लैंड के थ्रू खारिज करवा देते हैं। ठीक हो गया जी। अब बेटा आगे अगर हम देखें तो ऑस्मो रेगुलेशन इसका फर्स्ट प्रोसेस है, क्या नाम है, होम्योस्टेसिस का। तो ऑस्मो कहते हैं इसमें वाटर और सॉल्ट की रेगुलेशन होती है। देखें ना, वाटर रिलेशन ऑफ द सेल है, वाटर इज़ अ सॉल्वेंट ऑफ द सोल्यूट। आपने बुक्स लेंगे ना, उसमें ये बातें लिखी हुई हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, बैलेंस ऑफ वाटर है, सोल्यूट है। अब ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से अगर हम देखें, ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन हमने क्या की थी? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इन द बॉडी, वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करना, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन में अगर हम देखें तो सेल के हवाले से 3 पॉइंट सामने आते हैं। ये फिगर में आप देखें, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। हाइपो कहते हैं कम को, ये अंदर एक सेल आपको दिखा रहा है, बाहर एक बीकर है, बीकर में पानी पड़ा हुआ है। तो जब सेल के अंदर हाइपोटोनिक कंडीशन में क्या होता है कि जब सेल के अंदर का इन्वायरमेंट जो है वो मोर कंसनट्रेटेड होता है, उसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, तो पानी बाहर से सेल में दाखिल हो जाता है। इसीलिए सेल क्या हो गया? टर्जिड सेल हो गया, सेल फूल गया। इसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन। टोनिक कहते हैं कंडीशन को है, हाइपो का मतलब होता है कम। हाइपो में क्या होगा कि सेल के बाहर सॉल्ट कम होगा, सेल के अंदर सॉल्ट ज़्यादा होगा, हाइपोटोनिक हो गया। उसके बाद आइसोटोनिक है, आइसो कहते हैं सेम को। तो आइसोटोनिक में क्या होता है कि जब सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट सेम होते हैं, सेल नॉर्मल ही रहता है, ना तो सेल के अंदर पानी दाखिल होता है और ना ही सेल के बाहर पानी खारिज होता है। इसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोनिक कहते हैं। उसके बाद आ गया हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है? सॉल्ट का लेवल सेल के अंदर ज़्यादा होता है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में सॉल्ट का लेवल सेल के अंदर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सॉल्ट का लेवल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ज़्यादा होता है। तो ये उसका उलट है, हाइपो का उलट है हाइपर। हाइपो में सेल के अंदर सॉल्ट ज़्यादा होता है, हाइपर में सेल के बाहर सॉल्ट ज़्यादा होता है। तो जिस तरफ सॉल्ट ज़्यादा होता है पानी उस तरफ मूव कर जाता है। तो ये बन गया हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक की डेफिनेशन ऊपर दी हुई है कि व्हेन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज मोर कंसनट्रेटेड एज कंपेयर टू इंटरनल इन्वायरमेंट, दिस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक कंडीशन एंड वाटर मूव्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू द आउटसाइड। और सेल क्या हो जाता है? श्रिंक कर जाता है। ये आप देखें, ये सेल जो है ये श्रिंक कर गया हुआ, बिल्कुल सिकुड़ गया हुआ। इसमें देखें ये सेल नॉर्मल है और इसमें ये सेल जो है वो फूल गया हुआ है। तो आपने देखा जिस तरह हम जब सैलड बनाते हैं, हम प्याज काटते हैं, मूली काटते हैं, उसके ऊपर जब हम नमक डालते हैं तो प्याज में से पानी निकलता है, ठीक है ना। तो वो हाइपरटोनिक कंडीशन होती है, क्योंकि बाहर सॉल्ट ज़्यादा होता है तो सॉल्ट पानी को खींच लेता है। जिस तरफ सॉल्ट ज़्यादा होगा उस तरफ पानी मूव करके जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये ऑस्मो रेगुलेशन का एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो इसमें बेटा आपने ये 3 डेफिनेशन ये करनी है और 3 डेफिनेशन 4 मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन पढ़ाई हैं, ठीक है। जिसमें आपने क्या पढ़ा?
होम्योस्टेसिस के बारे में मेन डेफिनेशन है, ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन करनी है, एक्सक्रीशन की डेफिनेशन करनी है, थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन है, ठीक है ना। ये 3 डेफिनेशन करनी है, 4 डेफिनेशन वो हो गई और 3 डेफिनेशन ये हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। तो ये बच्चों आप यहाँ तक कर लें, फिर इंशाल्लाह आज जो कि आपका फर्स्ट लेक्चर है, आपको ज़रा देखने में भी सिस्टम को यूज़ करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर आप तक ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डिटेल में आ जाएगी। ठीक है जी।